नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज लगातार चल रही थी और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 है, जिसे कि आप देख रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 100 अच्छे वाले MCQs हैं जिन्हें कि आप यहाँ पे अभ्यास करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो आप दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ से लाभ ले सकते हैं। साथ में एक और आवश्यक सूचना है जो कि हर वीडियो में रिपीट की जाती है, वो आपके फायदे की है। अगर आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि BPSC के इस प्रीलिम्स के लिए ही चलाया जा रहा है और ये सीमित समय में आपको बेहतर तैयारी के लिए मौका देगा। मतलब उचित मार्गदर्शन मिलेगा और सीमित स्टडी मटेरियल, और एक सही दिशा में आप तैयारी कर पाएंगे, अपने चयन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप वहाँ चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, इसमें 2 प्रश्न एक में मिले हुए हैं। दादा भाई नौरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन पूछा गया है कि कब करते हैं और वो अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, साथ में ही आपको ये भी बताना है। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी विकल्प हमारा ठीक ठाक नहीं दिखाई देता और इसीलिए मजबूरन हमें ई को चुनना पड़ रहा है, जो कि अंतिम समय में काम आता है। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कलकत्ता तो ठीक दिया है, लेकिन तारीख देखिए वो समय था 1906 का, तो 1906 और कलकत्ता एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहा है और इसीलिए मजबूरी है ई को चुनना। और इस अधिवेशन की एक खास बात थी कि स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें से अगर आप नाम देखें ध्यान से तो डी वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। आचार्य PC राय कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना करते हैं और स्वदेशी आंदोलन को ये समर्थन भी देते हैं। विदेशी कंपनियों, विदेशी फैक्ट्रियों, सामानों को हतोत्साहित करने का लक्ष्य होता है, तो डी को चुना। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कराची और सिंध में जो क्षेत्र थे वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सविनय अवज्ञा को लॉन्च तो गांधी जी ने किया था, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने इसकी कमान संभाल रखी थी। तो इस इलाके में यानी कराची और सिंध में, यानी पश्चिम वाला जो हिस्सा था, वहाँ पर किसने किया था बताइए? संपूर्णानंद, नरीमन, मेहर अली और गोविंदानंद का नाम है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। गोविंदानंद, ये स्वामी गोविंदानंद थे, इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभाला गया था कराची की तरफ, तो डी वाले को चुना। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सर जॉन शोर के बारे में संबंधित नहीं है या उनसे संबंध नहीं रखता है, और इनका जो कार्यकाल है वो 1793 से लेकर 1798 तक का है। तो अब इसमें बताएं, 1793 का चार्टर एक्ट इनके ज़माने में आता है। निज़ाम और मराठों के बीच में खुर्दा की लड़ाई छिड़ जाती है और अवध के उत्तराधिकार के विवाद में हस्तक्षेप किया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय होता है, ध्यान से देखिएगा, और ई वाला तो पहले की तरह से ही है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ई वाले को चुनने में ही भलाई है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जितने कथन जॉन शोर के बारे में यहाँ दिए हुए हैं वो सभी सही हैं, तो हम बाहर किसको करेंगे? कोई भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये सारे सत्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे देगा कि इतने सारे स्टेटमेंट, लेकिन इसमें से जितनी भी सूचनाएं आप इकट्ठी कर सकें वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। हर पंक्ति से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इसका ई वाला सही है, जितने स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं। फिफ्थ को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने संध्या और युगांतर नाम के समाचार पत्रों के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया? स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने के लिए लोग स्वदेशी कंपनियां खोलते थे, निजी उद्योग लगाते थे, विदेशी सामानों की होली जलाते थे और साथ में इस तरह के समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे, उसमें अपने आर्टिकल छापते थे। तो बताइए ये काम किसने किया था? संध्या और युगांतर। और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिखाया गया है इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का नाम आपने संध्या और युगांतर से वैसे भी जोड़कर देखा होगा। यहाँ सीधे सीधे नहीं पूछा है कि उसके संपादक कौन थे, लेकिन घुमाकर वही बात पूछी गई। तो इन्होंने स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय को चुन लिया। इसके बाद 6th क्वेश्चन को देखिए। ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें जय जगत का नारा ये बताया जा रहा है। जय जगत का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान तो ठीक है, लेकिन जय जगत ये नारा किसका है? अब इसमें आप देखें तो ये जो 6वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, क्योंकि इसमें से तो किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। यहाँ जो नाम आप देख रहे हैं स्वामी दयानंद, मोहम्मद इकबाल, तो फिलहाल ई वाले को इसलिए चुना क्योंकि विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। ये स्लोगन विनोबा भावे का था।
इसके बाद 7वें क्वेश्चन में पूछा गया कि 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। आमतौर पे एक ही होता था और आमतौर पे उसका जो समय है वो दिसंबर में होता था, सामान्य प्रक्रिया। लेकिन ये एक असाधारण स्थिति थी जो कि कभी कभी दिखाई देती थी। तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन 1918 में आयोजित किए गए और दोनों स्थानों का नाम आपको बताना है, कहाँ कहाँ किया गया। तो लखनऊ का जो अधिवेशन है वो आयोजित किया जाता है 1916 में, और 1917 में अगर आप देखें तो कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, ये क्रम से है। और 1918 में 2 सत्र आयोजित होते हैं। पहले तो क्या होता है, एक एक अधिवेशन ही होते हैं, लेकिन जब 1918 का समय आता है तो 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला सत्र बम्बई में कंप्लीट होता है और दूसरा जो है वो दिल्ली में कंप्लीट होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है 1918 की। अच्छा, 1919 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था, ये बताइएगा, ये आपके लिए प्रश्न है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय था उस समय मैसूर पर ब्रिटिश सेना ने विजय प्राप्त की थी। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कई सारे हुए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन वाला आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें कि ब्रिटिश विजयी हुए थे, मैसूर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान से अंग्रेजों का बहुत अच्छा खासा संघर्ष होता है, उससे पहले हैदर अली से भी होता है। तो ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें मैसूर पर ब्रिटिश सेना अंततः जीत हासिल कर लेती है, और जो तीसरा वाला है उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, फिलहाल डी वाला। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध, इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें आप देखकर बताइए। और ये जो 9th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। देखिए इसमें ए का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम चुनेंगे। ए का तात्पर्य ये होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 संधियाँ हुई थी। एक तो सूरत की संधि हुई थी, दूसरी पुरंदर की हुई थी और तीसरी सलबाई की संधि हुई थी। सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर वाली होती है 1776 में और सलबाई वाली होती है 1782 में। और जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें बसीन की संधि होती है जो कि 1802 में होती है। लेकिन यहाँ हमें बात पहले वाले की करनी है, तो ये तीनों ही उसके समय में होती है, तो ए वाले को चुना। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो करके बताइए। और इसमें विषय क्या है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि से संबंधित, मतलब लॉर्ड वेलेजली की जो सब्सिडियरी अलायंस थी उसको किन किन लोगों ने स्वीकार किया था, एक क्रम से आपको अरेंज करना है। तो पेशवा, तंजौर के जो राजा थे, और बरार के भोसले और सिंधिया। अब इसमें आप देखकर बताएं। देखिए ये जो 10वां है इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तंजौर ने स्वीकार किया था 1799 में, पेशवा ने स्वीकार किया था 1801 में, दिसंबर का महीना था, और बरार के भोसले जो हैं ये दिसंबर में ही 1803 में एक्सेप्ट करते हैं, सिंधिया एक्सेप्ट करते हैं 1804 में। तो ये पूरा क्रम है और इस आधार पर अगर हम देखें तो बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, और पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था वो तारीख भी लगे हाथ बतानी है। यानी 2 चीज़ें पूछी गई हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्नों का फ्रेम नहीं होता है, लेकिन इसका उद्देश्य, ऐसे प्रश्न को देने का उद्देश्य है कि 2 जानकारियों से आप अवगत हो। तो बताइए इसमें गवर्नर जनरल और तारीख बतानी है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का वो समय था 1848 से लेकर 1856, और ये बहुत ही विस्तारवादी समय था। पंजाब को 1849 में अंग्रेजों ने इसी समय अपने कब्जे में ले लिया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष हो और मुंडा जनजाति, 2 जनजातियों के नाम दिए हैं, एक तो हो है, दूसरा मुंडा है। तो इन्होंने संयुक्त रूप से नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति का विरोध किया। ये आदिवासी जो थे ये अंग्रेजों की नीतियों से कतई असंतुष्ट रहते थे क्योंकि इनके अधिकारों को छीना जाता था। तो बताइए ये तारीख क्या है। तारीख है डी वाली, 1831 का समय था ये, और इसमें संयुक्त होकर इन लोगों ने विद्रोह किया था। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि सही विकल्प कौन सा है, जरा बताइए। तो पहाड़िया विद्रोह का जो कारण दिया है वो है कि अपनी ज़मीन पर अंग्रेज़ों के विस्तार के खिलाफ ये लोग लड़े थे। खारवाड़ विद्रोह में जमींदारों और साहूकारों की जो प्रणालियाँ थी, प्रथाएं थी, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था। संथाल वाला जो था ये सवर्ण हिंदुओं और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह था। नैगदा विद्रोह जो था ये राजस्व बंदोबस्त की गतिविधियों का विरोध करता था। और इसके बाद ई वाला ऑप्शन पहले की तरह से ही है। फिलहाल ये जो 13वां है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसमें सही विकल्प एकमात्र पहला वाला है, ये देख रहे हैं आप। पहाड़िया विद्रोह जो था ये अपनी भूमि पर अंग्रेजों के विस्तार के विरुद्ध था। बाकी संथाल वाला आप जानते हैं कि साहूकार और जमींदारों की प्रथाओं के खिलाफ, डीकुओं के खिलाफ ये चलाया गया था। और नैगदा वाला जो था ये सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध था, और खारवाड़ वाला राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ था। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें बस्तर विद्रोह के बारे में कहा जा रहा है। बस्तर बताइए कब हुआ था।
तो ये जो 14वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1910 जगदलपुर में ये हुआ था, जगह भी जान लीजिए, 1910 की बात है। ए वाले को पहले चुन लेते हैं। ये जो विद्रोह होता है, बस्तर विद्रोह, ये जगदलपुर में क्यों होता है? क्योंकि नए सामंती और वन कर रोपणों के खिलाफ नई सामंतशाही वहाँ पे आ जाती है, जिसमें कि अंग्रेज़ों का हाथ रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो जंगल थे उन पर तरह तरह के टैक्स आरोपित कर दिए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। बेदनूर में विद्रोह होता है राव भारमल के नेतृत्व में। अवध का जन विद्रोह होता है धुंडिया बाघ के नेतृत्व में। पलामू में विद्रोह होता है भूखन सिंह के नेतृत्व में। और कच्छ वाला जो है वो वजीर अली खां की देखरेख में होता है। तो अब बताइए सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला। सी वाले को पहले चुन लेते हैं। ये जो अपराइजिंग ऑफ पलामू दिया है ये परफेक्ट है। बाकी बेदनूर में होता है धुंडिया बाग के नेतृत्व में, ये कर्नाटक का है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अवध का जन विद्रोह है वो वजीर अली खां के नेतृत्व में होता है। और राव भारमल वाला जो है ना वो कच्छ विद्रोह है गुजरात का। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, जरा बताइए। यानी 3 सही हो सकते हैं। तो केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के सौजन्य से, मतलब उन्हीं के संपादन में। और अल हिलाल समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी उसके संपादक थे। इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र था ये गांधी जी के द्वारा लाया गया था। और इंडिपेंडेंट नाम का जो समाचार पत्र है ये मोतीलाल नेहरू इसके संपादक थे। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 16, गलत इसका बी वाला है। अल हिलाल जो दिया हुआ है ना, अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसको छापने वाले, इसका संपादन करने वाले जो व्यक्ति थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, न कि दादा भाई नौरोजी। बाकी जितना दिया है वो सही। प्रश्न संख्या 17 को देखें। इसमें कुछ विद्रोहों के नाम दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनकी क्रोनोलॉजी कौन सी सही होगी। तो कोड इसमें अरेंज किया है। देखें, वेल्लोर का विद्रोह है, शोलापुर का है, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का है और 47वीं इन्फेंट्री का है। अब इसमें देखकर बताइए क्रम कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका जो कोड अरेंजमेंट किया है बी वाला सही है। कैसे? तो वेल्लोर वाला होता है 1806 में। क्यों होता है जरा बताइएगा। शोलापुर का विद्रोह होता है 1833 में। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह होता है 1849 में। और 47वीं का होता है 1824 में। तो ऐसे अरेंज करेंगे तो बी वाला सही। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में पूछ लिया गया कि क्षेत्र और ब्रिटिश प्रतिरोध दे रखा है, मतलब दमन किसने किया था? विद्रोह जो क्षेत्रवार हुए थे, ये 1857 की क्रांति की बात की जा रही है। तो उस समय अंग्रेज़ों ने दमन के लिए अलग अलग अधिकारियों को भेजा था। तो कहाँ पर किसने कुचलने का काम किया था वो इसमें मिलान किया है। सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, लखनऊ में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में आर्मी गई थी। और दिल्ली में कॉनिस कैम्पबेल, इसमें आप देखें कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में गई थी। कानपुर में हेनरी लॉरेंस ने विद्रोह को कुचला था। और बनारस में जेम्स नील को भेजा गया था। तो अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 18, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। इसमें एकमात्र जो सही है वो बनारस वाला है। ये जेम्स नील के नेतृत्व में सेना जाती है और वहाँ विद्रोह को कुचलती है। बाकी लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में दिल्ली विद्रोह, दिल्ली के जो बगावती थे उनको दमन किया जाता है। कॉलिन कैम्पबेल जो थे उनके नेतृत्व में कानपुर वाला, और लखनऊ वाला हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में। तो डी वाले को हमने चुन लिया। इसके बाद 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिष्टमंडल का गठन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में किया गया था। अब ये जो शिष्टमंडल है इसकी बात आपको इसमें देखनी है। ये डेलीगेशन जो है कौन सा है? एल्फिंस्टन है, ये शिष्टमंडल का नाम है। मैल्कम है, ये अंग्रेज़ों के ही नाम पे, अधिकारी जो है उन्हीं के नाम पे शिष्टमंडल का भी नाम रखा गया, उन्हीं के नेतृत्व में आता है। तो मैल्कम शिष्टमंडल है, डेविड सेटान है और रॉबर्ट्स है। इसमें आपको देखकर बताना है लैंसडाउन के जमाने वाला कौन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो समय है, यहाँ आप देखिए, इसमें डी वाले को पहले चुन लीजिए। लॉर्ड मिंटो का जो समय है ना, मिंटो प्रथम का, वो 1807 से लेकर 1813 तक रहता है। तो एल्फिंस्टन वाला जो है वो मिंटो के समय में आता है। और जो मैल्कम है वो भी मिंटो के समय में आता है। और जो डेविड सेटान का शिष्टमंडल है उसका समय है 1809, तो वो भी मिंटो के समय में आता है। बचता सिर्फ इसमें एक ही है जो कि है रॉबर्ट्स शिष्टमंडल, जो कि 1892 में आता है। और लैंसडाउन का समय आप देख रहे हैं कि 1888 से लेकर ये 1894 तक का रहता है। तो अगर आपको गवर्नर जनरल और वायसराय जो है उनका टाइम मालूम है कि कितने समय से कितने समय उन्होंने काम किया था, तो उसके अंतर्गत पूछी जाने वाली चीज़ों का आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले यानी 20वें को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। तो बताइए किसके समय में होता है, किसके सौजन्य से होता है। यहाँ गवर्नर जनरलों के नाम दिए हैं और राइट आंसर इसका बी होगा। बी वाले को चुना। ये सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो हाई कोर्ट है उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, 1865 की बात है। इसके बाद 21वें प्रश्न में देखते हैं, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना से संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं है।
जो है वो नहीं बताना है, जो नहीं है वो बताना है। अब बताइए। तो देखिए इसमें JB वाचा यानी आप एक क्रम से देख रहे हैं, और नौरोजी फुरदोनजी हैं, पारसी थे। करेक्ट आंसर इसका फिलहाल सी होगा। इसमें शिवदयाल साहब जो हैं वो इससे बाहर हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी, JB वाचा और SS बंगाली, नौरोजी फुरदोनजी, इस तरह के जो व्यक्ति थे, महानुभाव थे, उन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की थी। तो सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए जो कि इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखें। मुंगेर न्यूज़ ये समाचार पत्र का नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं मुंगेर न्यूज़, ये अखबार है। इसका प्रकाशन कब से किया गया? तो ये बिहारी समाचार पत्र है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। बिहार के इतिहास से संबंधित तथ्य ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो मुंगेर में इसका प्रकाशन होता है 13 अगस्त सन 1942। ये जो समय है ये काफ़ी संवेदनशील समय है। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, अभी अभी लॉन्च हुआ था, और उसके बाद ये धुआंधार चलता है और देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। तो बिहार उसमें सक्रिय रूप से शामिल था। तो आज़ाद हिंदुस्तान नाम का मुंगेर से एक प्रकाशित होता है लघु समाचार पत्र, और इसमें सरकारी दमन का विद्रोह किया गया था। और उसके जवाब में होता ये है, ये तो आपने देखा कि क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। अब जो सरकार है वो अपना जवाब देती है। तो ये वाला जो है ना मुंगेर न्यूज़, ये अखबार सरकार की ओर से निकाला जाता है 26 अगस्त को, और उसमें क्या होता है, सरकार अपनी ही उपलब्धियों की तारीफ करती है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका हो जाएगा 1942। अब आपसे जो भी पूछे, आपसे पूछे कि आज़ाद हिंदुस्तान का प्रकाशन कब, तो 1942। मुंगेर न्यूज़ का प्रकाशन कब, तो 1942। बस ये समझ लीजिएगा पक्ष कौन सा है, तो ये अंग्रेजों के पक्ष वाला है। इसके बाद 23वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था, और वो सियाटिका के पेशेंट थे, उनको उनसे सच उगलवाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था ताकि उन्हें और तकलीफ हो। तो इस तरह की यातना दी जाती थी, और उनकी पत्नी प्रभावती देवी उनके लिए न्यूज़ लाया करती थी। तो अब बताइए कि 23वें प्रश्न में आंसर क्या होगा, कौन सी जेल थी ये? तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? इसका बी वाला हो जाएगा। हजारीबाग की ये जेल थी, और 1942 में इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो हजारीबाग जेल को आप लगा लीजिए और आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कहाँ की गई थी और किसने की थी? ये दो चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए 12 साल में ये की गई थी, ये तो आप जानते हैं, और 1905 का ये समय था। और किसने की थी? तो अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 25 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, और अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी होना चाहिए। मिदनापुर में ये होती है, 1902 में होती है, और ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा इसको किया जाता है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ज्ञानेंद्र नाथ बोस, मिदनापुर, और कब होती है तो वो भी मालूम होना चाहिए, 1902। इसके बाद 26वें प्रश्न में देखें 1928 की बात की जा रही है। 1928 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 26 आपसे पूछ रहा था, और इसमें आप देखिए तो मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर तो होगा, लेकिन अब चुनेंगे किसको? ए वाले को चुन लेंगे, यहाँ दिया हुआ है साफ साफ। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के सौजन्य से अखिल भारतीय युवा राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। भारत माता समिति कब स्थापित हुई थी, डेट बताइए, और इसके निर्माण में कौन योगदान नहीं दिया था वो बताइए। दो चीज़ें। तो 1904 में इस्टेब्लिश हुई थी, वो तो ठीक है, लेकिन 1904 वाले इसमें दो विकल्प हैं, बी वाला और डी वाला। तो कौन सा होगा? देखिए इसका डी होगा। 1904 में हुई थी, और इसमें जो VVS अय्यर हैं वो शामिल नहीं थे। बाकी JM चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर ये लोग शामिल थे। इसके बाद 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में कहा जा रहा है। तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1939 में इसकी स्थापना होती है। टोक्यो में इसकी स्थापना होती है, यानी जापान में, और सुभाष चंद्र बोस 1943 में इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत इसका बी वाला है। इसकी स्थापना 1939 में नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्थापित होती है 1942 में। यहाँ जो समय दिया है ना वही गलत दिया है। 1942 में स्थापित होती है टोक्यो जापान में, और जो भारतीय युद्ध बंदी रहते हैं, मतलब ब्रिटेन की ओर से लड़ने वाले भारतीय सैनिक, उनको जापान और जर्मनी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो बाद में उन्हीं को आज़ाद करके इस फौज में शामिल कर लिया जाता है। जापान और जर्मनी का इन्हें सपोर्ट रहता है। तो कुल मिलाकर टोक्यो में इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो बी वाला गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखें। त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसमें किसे निर्वाचित किया गया था, सभी जानते हैं, और गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे? तो भाई देखिए जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रचंड बहुमत से जीतते हैं,
और उसके बाद वही इतिहास दोहराया जाता है अगले ही साल त्रिपुरी अधिवेशन में। और त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारमैया को, और वो सोचते हैं कि मेरे नाम से ये जीत जाएंगे। लेकिन सीतारमैया का व्यक्तित्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस के प्रखर व्यक्तित्व के आगे ठहर नहीं पाता है। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। योग्यता किसी में कम नहीं थी, लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व विलक्षण था। तो गांधी जी की मंशाएं वहाँ धरी की धरी रह जाती हैं और वो दुखी होकर कहते हैं कि ये मेरी पराजय है। तो नेताजी वहीं से अपना पद त्याग कर देते हैं और हट जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, ये देखिए जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ना, ये 1939 में हुआ था। डेट आपको पता होनी चाहिए। 30वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये कहाँ पर हुआ था वो भी बताइए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन ये जो घोषणा है ना, ये रह जाती है वैसे ही। तो फिर 15 अगस्त वाली तारीख जो कि अंग्रेज़ों की फेवरेट थी, उसको हमने अपनी आज़ादी के दिन के तौर पे चुन लिया। माउंटबेटन को अच्छी लगी वो तारीख। लेकिन 26 जनवरी वाली जो डेट थी वो बेकार नहीं जाती है। उस तारीख पे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू होने की खुशी मनाते हैं। तो अब इसमें बताइए, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है और ये अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये हुआ था लाहौर में। रावी की शपथ ली गई थी, रावी नदी के तट पे ये होता है। रावी की शपथ ली गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और बेसिकली ये जो विचार है ना, ये भगत सिंह का था, पूर्ण स्वराज वाला। बाद में इसको कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना लेती है। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसके अध्यक्ष थे विपिन बिहारी गांगुली। भारत नौजवान सभा के सूर्यसेन थे। अब इसमें देखिए ज़्यादातर गलत हैं। और आत्म उन्नति समिति के अध्यक्ष थे भगत सिंह। आर्य बांधव समाज के थे बाल गंगाधर तिलक। सही कौन सा है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डी वाला है ना, वही सही है, आर्य बांधव समाज। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता की थी। बाकी जितने विकल्प हैं, जैसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सूर्यसेन थे, मास्टर सूर्यसेन। और भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। आत्मोन्नति समिति जो है आपकी, वो विपिन बिहारी गांगुली के सौजन्य से चल रही थी। इसके बाद 32वें प्रश्न की ओर चलिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस संगठन की स्थापना 19वीं शताब्दी में की गई थी? तो ये नादर महाजन संगम था, या फिर जाति निर्धारिणी सभा थी, माहिष्य समिति थी, या नायर सर्विस सोसाइटी थी। इसमें कुछ सोसाइटीज़ के नाम दिए। क्वेश्चन नंबर 32, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होगा। जाति निर्धारिणी सभा जो आप देख रहे हैं, ये वाला सही है। मतलब ये 19वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। बाकी नादर वाला जो है वो 1910 का है, और 1901 का है माहिष्य समिति, और नायर सर्विस सोसाइटी जो है वो 1914 का है। ये जाति निर्धारिणी जो है ये 1897 का है। इसके बाद 33वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। नायर आंदोलन मद्रास में होता है, कैवरतास होता है केरल में, जस्टिस पार्टी आंदोलन मिदनापुर का था, और आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो तमिलनाडु का था। बताइए कि सही कौन सा है? तो इसका भी डी वाला चुन लीजिए। देखिए इसमें आत्मसम्मान वाला जो दिया है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वो ठीक दिया है तमिलनाडु। बाकी केरल में होता है नायर आंदोलन, कैवरतास होता है मिदनापुर में यानी बंगाल में, और जस्टिस पार्टी वाला तो आप भी जानते हैं कि मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, इसमें गलत विकल्प का चयन आपको करना है। आत्मसम्मान आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब उसके नेता ईवी रामास्वामी नायकर थे, ऐसा दिया है। अरब्बीपुरम आंदोलन के थे मुदलियार, और दलित वर्ग का जो आंदोलन था महारों का, उसके BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और सत्यशोधक समाज के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ज्योतिबा फूले थे। तो अब इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। देखिए इसका गलत बी वाला है। जो अरब्बीपुरम दिया हुआ है ना, अरब्बीपुरम आंदोलन को श्री नारायण गुरु ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें नारायण गुरु का नाम ही नहीं दिया है, मुदलियार का नाम दे दिया है, तो इसलिए बी वाले को हम बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए। जातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, मतलब कौन से जातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था? CV रमन पिल्लई और के कृष्ण, यहाँ आप देख रहे हैं के रामकृष्ण पिल्लई और M पद्मनाभ पिल्लई। ये तीन लोग जो पिल्लई लोग हैं, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डी वाला चुन लीजिए। देखिए नायर आंदोलन था। नायर आंदोलन के ये तीन नेता थे, CV रमन थे, रामकृष्ण थे और पद्मनाभ थे। और इसमें से नादर और नायर दोनों दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नायर है, डी वाला। इसके बाद 36वें को देखते हैं। VD सावरकर को कितनी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और VD सावरकर ने कितने साल के लिए अंडमान वाली जो जेल यात्रा थी उसको किया था? मतलब कितने साल के लिए उन्हें भेजा गया था? काला पानी की सजा। और 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। मतलब 2 बार इन्हें सजा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की। काफ़ी उत्तेजनात्मक इनके भाषण होते हैं, तो सरकार चिढ़ जाती है। हथियार इकट्ठे करने का भी इनके ऊपर आरोप लगता है। तो कुल मिलाकर 1910 और 1911 में 2 बार इनके ऊपर आरोप लगते हैं और सज़ा सुनाई जाती है। तो 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल में भेजा भी जाता है।
तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, ट्वाइस और 10 ईयर्स। इसके बाद 37 को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए कितनी बार सजा सुनाई गई थी और किस वर्ष उन्हें सजा नहीं सुनाई गई थी वो भी इसमें बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा इसमें बी वाला। केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार इन्हें सजा मिलती है, 1897 में, 1908 में और 1916 में। ये 3 तारीखें हैं, तो उस आधार पर अगर आप चुनेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होगा। 1903 में इन्हें सजा नहीं होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। किस क्रांतिकारी को वर्ष 1931-32 के दौरान षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप में 12 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है? समय भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा और मदन लाल ढींगरा। देखिए इसमें डी वाला होगा। मानवेंद्र नाथ राय जो थे, इनको 1931-32 में षड्यंत्र और राजद्रोह के आरोप में 12 साल के लिए कारावास में भेजा जाता है, लेकिन बाद में 6 साल उसको घटाकर कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका डी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखें। कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें कि महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने और प्रकाशित करने के आरोप में 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई? ये प्रश्न संख्या 39 आपसे पूछ रहा है। अब इसमें आपको क्रांतिकारी का नाम बताना है। तो महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर यंग इंडिया के प्रकाशक थे और इन्हें सरकार के विरुद्ध जब उत्तेजनात्मक ये लेख लिखते हैं तो उसके लिए सजा सुनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, शंकरलाल बैंकर। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? अब बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसका ए वाला ही होगा। इसमें देखिए आप, इंडिपेंडेंट नाम का जो समाचार पत्र है ना, उसके संपादक गांधी जी नहीं थे, फिर कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाकी जितने हैं वो गांधी जी के सौजन्य से। 41वें को देखते हैं। कालानुक्रम आपको अरेंज करना है। समाचार पत्रों का प्रकाशन कब से कब तक होता है? तो बंगाल गजट है, संवाद कौमुदी है, राष्ट्रगोपतार है और सोम प्रकाश। अब बताइए डेट के हिसाब से। और इसमें अगर आप अरेंजमेंट देखें तो 1780 का है बंगाल गजट। तो उस शुरुआत में इसको रखिएगा, बी वाले को पहले लगा लीजिए। बी वाला जो अरेंजमेंट है वो सही है, यानी ये पहले से व्यवस्थित था। प्रश्न हमें सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा था। तो 1780 में बंगाल गजट, 1819 में संवाद कौमुदी, 1854 में राष्ट्रगोपतार और सोम प्रकाश का जो प्रकाशन होता है वो 1858 में होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं। 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था वो डेट भी आपको बतानी है। तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन चुन लीजिए। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी थी, कभी कभी पूछी जाती है, और 1910 का समय था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को आप देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में गांधी जी इन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नॉमिनेट किया गया था? मतलब सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें गांधी जी को नॉमिनेट किया जाता है कि वो कांग्रेस के लीडर बन के जाएंगे। तो ये कौन सा अधिवेशन होता है और इस सत्र की अध्यक्षता कौन करता है ये भी साथ में आपको बताना है। तो देखिए इसमें ध्यान से, ये 1931 का समय है और ये डी वाला ऑप्शन चुन लीजिए। कराची अधिवेशन रहता है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गांधी जी को मनाया जाता है। इसके बाद 44वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र जब मदन मोहन मालवीय चुने गए थे लेकिन श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी, ये अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? वो तारीख और जो स्थान का नाम है वो बताना है आपको। तो देखिए 44 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 1933 का समय था और ये कलकत्ता का सत्र था, यानी कलकत्ता अधिवेशन था। मतलब मालवीय जी चुने जरूर गए थे लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? सेन गुप्ता ने की थी। अब देखें निम्नलिखित में से किन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी? तो यहाँ आप नाम देख रहे हैं, जी.के. देवधर और रमाबाई रानाडे हैं, आत्माराम पांडुरंग और रमाबाई रानाडे हैं, इस तरीके से दे रखा है। 45 का राइट आंसर ए ही होगा। पूना सेवा सदन 1909 का है और देवधर और रानाडे मतलब रमाबाई रानाडे ये लोग इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। इंडियन विमेंस एसोसिएशन इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? साथ में ये बताना है आपको कि इंडियन विमेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यानी किसने की थी, कहाँ की थी, कब की थी, यही पूछा जा रहा है। तो अब इसमें से आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही होना चाहिए। एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, 1917 में की गई थी। मद्रास इसका वेन्यू था, तो इसमें से हम चुनते हैं ए वाले को। ए को चुना और अब 47 आपसे पूछने लगा कि निम्नलिखित में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से नहीं है, और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी साथ में वो भी बताना है आपको।
तो ये जो सोसाइटी है ये 1884 की है, पुणे में इस्टेब्लिश की जाती है और एम.जी. रानाडे, बी.जी. छिबदोनकर और जी.जी. अगरकर ये सब लोग इसके संस्थापक होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका सी वाला परफेक्ट है। जो इसमें शामिल नहीं है उसका नाम आपको बताना था। 48 में देखें पूछा गया जा रहा है कि सबसे पहले पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में किसे मिला लिया गया, मतलब पूर्ण विलय किसका किया गया, सिंध का किया गया, सिक्किम का किया गया, भूटान का कि मणिपुर का। और 48 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, ए वाला, मतलब सिंध का पूर्ण विलय किया जाता है 1843 में, सबसे पहले यही होता है, उसके बाद ही ये सारे होते हैं। 49 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संगठन, मतलब कौन से संगठन की स्थापना 1875 में नहीं हुई थी। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें संगठनों के नाम दे रखे हैं और इसका जो बी वाला आंसर है वो सही होगा। इंडियन लीग, इसकी स्थापना होती है 1875 में। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि ये आगे पीछे दे रखा है विकल्प, तो इसमें आप ध्यान से देखें, इंडियन लीग जो है इसकी स्थापना 1875 में होती है, सत्यशोधक समाज की होती है 1873 में, और बाकी जितने हैं वो सब 1875 के हैं। तो सत्यशोधक समाज आप इसमें बी वाला लगा लीजिए और इसमें लगा लीजिए ए वाला। तो अंग्रेजी वाले जो माध्यम के अभ्यर्थी ये देख रहे हैं तो ए वाले को समझें और हिंदी वाले जो है वो बी वाले को समझें। एकमात्र यही है जो कि 1875 का नहीं है, ये 1873 का है। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी वो बताना है आपको। तो जानते हैं आप कि अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी और 1924 में की थी, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 में देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में चुआर विद्रोह शुरू किया गया था और कौन इसका महत्वपूर्ण नेता नहीं था, वो दो चीज़ आपको बतानी है। तो चुआर विद्रोह ये मिदनापुर जिले में होता है बंगाल के, और इसमें जितने नेता थे उसमें श्याम गंजाम का नाम आता है, इसके अलावा दुर्जन सिंह थे, माधव सिंह थे, इस तरह के नाम है। लेकिन डी वाले को चुनते हैं, इसमें जो नॉन ऑफ दीज दिया है ना वो ठीक दिया है, क्योंकि जितने नाम है वो सब तो इसमें हमने शामिल कर लिए हैं। तो हम किसको कहेंगे कि वो शामिल नहीं था, तो इस आधार पर नॉन ऑफ दीज, और बंगाल में मिदनापुर में ये होता है, तो डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। 52 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता था और किस स्थान पर कोल विद्रोह नहीं हुआ था वो भी आपको साथ में बताना है। तो अब बताइए, देखिए इसका ए हो जाएगा, बुद्धो भगत इसमें शामिल नहीं थे। बुद्धो भगत जो थे, माफ कीजिएगा, बुद्धो भगत इसमें शामिल महत्वपूर्ण नेता थे। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोल विद्रोह जो है ये 1831 में हुआ था। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू, साथ में मानभूम, ये सारे इलाके इससे प्रभावित थे। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं और आगे चलते हैं। कौन सा स्थान शामिल नहीं था वही बताना था, तो रायपुर इससे बाहर है, बाकी सब इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 53 को देखिए, हिंदुओं का कौन सा सुधार आंदोलन पश्चिमी भारत का नहीं है। तो 53 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पश्चिमी भारत के जो आंदोलन है, परमहंस मंडली है, सत्यशोधक समाज है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, लेकिन आत्मसम्मान वाला जो है वो दक्षिण भारत का है, न कि पश्चिमी भारत का। तो आत्मसम्मान वाले को बाहर कर लीजिए, ये ऊपर ही है। प्रश्न संख्या 54 को देखें, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सुधार आंदोलन मुस्लिम समुदाय से संबंधित नहीं है। वहाबी, अहमदिया, रहनुमाई मजदे आसन, देवबंद। और 54 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। मुसलमानों से संबंधित सुधार आंदोलन में वहाबी, अहमदिया और देवबंद तो आते हैं, लेकिन रहनुमाई मजदे आसन जो है ये पारसियों से संबंधित था, तो सी वाले को हम बाहर कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 को देखें, कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र को कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ ये पूछा गया है कि पुर्तगालियों के द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किए गए थे। जहाँ नहीं किया गया था वो बताना है। और वास्को डिगामा ने भारत की दूसरी यात्रा, पहली वाली नहीं दूसरी वाली, कब की थी। तो 55 का राइट आंसर होगा इसमें सी वाला। कालीकट, कन्नौर और कोचीन में तो ये स्थापित करते ही हैं, लेकिन चिंसुरा में नहीं करते हैं। और बाकी वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है 1502 में। पहली बार कब आता है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसमें 1502 वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें चुनेंगे किसे, चिंसुरा को और 1502 वाले को। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद 56 को देखिए, पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था जिसने कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। और लोधी वंश के निम्नलिखित में से कौन से शासक के शासनकाल के दौरान गोवा जो है ये इनके कब्जे में आ गया था। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम दिया है, और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अल्बुकर्क ही जो था उसने बीजापुर के शासक सिकंदर लोधी से, मतलब उसी के शासनकाल के दौरान गोवा उनसे छीन लिया था, जो कि उनके अधिकार में था। और पुर्तगाली बस्तियों और राजधानियों के तौर पे गोवा को इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखिए, मराठों द्वारा सालसेट और बसीन पर कब्जा कब किया गया था, ये आपको बताना है। सालसेट और बसीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, कब किया था। तो डी वाले को आप चुनेंगे। ये 1739 का समय था, 1739 में कब्जा किया गया था।
इसके बाद प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था, वो तारीख आपको बतानी है। तो 1556 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है, 1556 में किया गया था। सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी और डचों ने अपना पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया था, ये भी आपको बताना है। तो अगर आप विकल्पों को ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारी तारीखें और जगहों के नाम दिए हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा मार्च 1602 की तारीख थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और पहला कारखाना इनका मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया जाता है। तो उस आधार पे हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखें। पुलिकट के प्रमुख ने भारत में डच गवर्नर के रूप में काम करना कब से प्रारंभ किया था और कहाँ पर स्थित जो कारखाना है उसे फोर्ट गैलरिया के नाम से जाना जाता है। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही। तो इसका जो सही जवाब है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो सी वाला हो जाएगा। देखिए 1617 की ये तारीख थी और पुलिकट में ये कारखाना स्थापित किया गया था जिसका नाम था फोर्ट गैलरिया। आगे बढ़ते हैं, डचों के सौजन्य से होता है। प्रश्न संख्या 61 को देखिए। अंग्रेजों ने किस शहर में 1619 तक अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था और सूरत में जो व्यापारिक कारखाना है वो कब स्टैब्लिश करते हैं, साथ में आपको ये भी बताना है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1619 में आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बरोच या बरूच आप कह सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने कारखाने स्थापित किए थे। 1612 का जो समय है उस समय जहांगीर ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया था, ये एक तरह का अनुबंध था या अनुमति पत्र था और अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपना एक व्यावसायिक कारखाना उसी के तहत स्थापित किया था। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी सब जगह लेकिन बालासोर में नहीं, तो उसको हम बाहर कर देंगे। 62वें को देखें। डेनो ने यानी डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इन्होंने ट्रैंकोबार और सेरामपुर में अपनी बस्तियां कब स्थापित की थी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था, मतलब कौन सी जगह पे था। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका सी वाला जो आंसर है वो सही होगा। ट्रैंकोबार यानी तमिलनाडु में 1620 में और 1676 में सेरामपुर में ये अपनी बस्तियां स्थापित करते हैं और सेरामपुर में ही मुख्यालय बनाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सी वाला है वही राइट आंसर है। दोनों तारीखें दी हैं और जगह का नाम दिया है। इसके बाद 63वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था और पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था वो भी आपको बताना है, किसके द्वारा और कहाँ पे। तो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से होगा फ्रांसिस कैरन। इनके द्वारा, मतलब इनके सौजन्य से भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, तो सूरत में, और इसीलिए हम बी वाले को चुनते हैं। नेक्स्ट 64 में आपसे पूछा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी और पहला भारतीय जो भारत के क्षेत्र में फ्रांसीसी कारखाना है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, वो भी तारीख आपको बतानी है। मतलब दोनों तारीखें ही पूछी जा रही हैं। करेक्ट आंसर इसका 1664 और 1668 हो जाएगा। 1664 में कंपनी स्टैब्लिश होती है सबसे बाद में और 1668 में ये स्थापित करते हैं। फ्रांसिस कैरन जो है वो सूरत में पहला कारखाना लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पर इसमें 65वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सी संधि के कारण मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था। तो एक्सला चैपल, मैंगलोर, मद्रास और सुगौली की संधि है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो एक्सला चैपल की जो संधि होती है उसके द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। ये 1748 में होती है। और कौन से कर्नाटक युद्ध का ये परिणाम थी, जरा बताइएगा। इसके बाद 66वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। अड़ियार की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। तो महफूज खां और दूसरी तरफ से पक्ष कौन था, डच थे कि फ्रेंच थे, और ये कब लड़ी गई थी साथ में वो भी बताना है आपको। तो अड़ियार का देखिए युद्ध जो है मद्रास वाला क्षेत्र है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो मद्रास पर कब्जे करने के उद्देश्य से हुआ भी था। ये फ्रांसीसियों और महफूज खां के बीच में हुआ था, जो कि नवाब अनवरुद्दीन का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब उनकी तरफ से लड़ रहे थे। और ये होता है 1746 में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 67वें प्रश्न को देखिए। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया और मुर्शीद कुली खां ने राजधानी को कहाँ से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, मतलब पहले कहाँ थी और मुर्शिदाबाद उसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो 67वें प्रश्न को आप देखें, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब 1705 में ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं और इन्होंने राजधानी को जो ढाका वाला स्थान था यानी पूर्वी बंगाल, वहाँ से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। पहले कहाँ थी, ढाका थी, वहाँ से हटा के मुर्शिदाबाद कर दिया। इसके बाद 68वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच में लड़ा गया था। मतलब महाराजा रणजीत सिंह और हैरी स्मिथ के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था वो भी बताना है आपको। तो अब इसमें आप देखें, देखिए 68वां जो है ये बुद्देवाल का युद्ध था। ठीक है, ये जो लड़ाई है इसको बुद्देवाल की लड़ाई कहा जाता है। तो बुद्देवाल तो ठीक है, लेकिन डेट आपको देखनी पड़ेगी। 1846 का समय था।
और रणजीत सिंह इसमें हार जाते हैं। हैरी स्मिथ जीत जाता है अंग्रेज़ों की ओर से। कुल मिलाकर 1846 की बात है, तो इसमें सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 69 को देखें, 69। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और किस वायसराय के शासनकाल के दौरान मणिपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ये दो चीज़ें आपको इसमें क्लियर करनी। तो ये 1885 का समय था कि बर्मा को पूरी तरह से विलय कर लिया जाता है, डफरिन का जमाना था, और मणिपुर का विलय होता है पूरी तरह से लैंसडाउन के समय में 1891 में। और उस आधार पर अगर हम लगाएं तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद 70वें नंबर के प्रश्न को देखिए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान नेपाल को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर के शासनकाल के दौरान सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? मतलब नेपाल को कब मिलाया गया था और मतलब किसके शासनकाल में मिलाया गया था और सिंध को किसके शासनकाल में मिलाया गया था? दो चीज़ें आपको बतानी। राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। नेपाल का विलय होता है 1816 में, सी वाले को चुन लीजिए। और हेस्टिंग्स यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं। सिंध का विलय होता है 1843 में, लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं, तो सी वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल या वायसराय कौन सा ऐसा था जिसके शासनकाल के दौरान सिक्किम का पूरी तरह से विलय कर लिया गया और किस वायसराय के समय में तिब्बत को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ये दो चीज़ें आपको बतानी है। और देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये अगर ध्यान से देखें तो सिक्किम का होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। 71 को आप देख रहे हैं। सिक्किम का जो विलय है वो 1861 में होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में, और पूरी तरह से ये पूर्ण विलय होता है वायसराय के शासनकाल में। और तिब्बत का होता है 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन का जो समय है उस समय इसका पूर्ण विलय कर लिया जाता है, इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डेलीगेशन था यानी शिष्टमंडल था जिसका गठन लैंसडाउन के शासनकाल में किया गया था? तो किर्क, मैल्कम, डेविड सेटान और रॉबर्ट्स। ऐसे ही शिष्टमंडल वाला क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा था, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स डेलीगेशन जो है वो इनके समय में यानी लैंसडाउन के समय में स्थापित हुआ था। बाकी जो है उसमें आप देखें किर्क पैट्रिक वाला जो है वो कार्नवालिस के समय में आता है, मैल्कम वाला जो है वो वेलेजली के समय में आता है, और सेटान वाला आप जानते हैं मिंटो प्रथम के समय में आता है। इसके बाद 73 को देखें। 73 में आपसे पूछ लिया गया कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान कौन से दो शिष्टमंडलों का गठन किया गया था? 73। और राइट आंसर इसका क्या होगा? आप ध्यान से देख रहे हैं, डूरंड और यंग हस्बैंड है। यंग हस्बैंड वाला जो है वो तिब्बत के संदर्भ में था, बाकी डेन और यंग हस्बैंड है। यहाँ बात कर्जन की हो रही है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ये डेन और यंग हस्बैंड शिष्टमंडल था जो कि दो गठित किए जाते हैं कर्जन के समय में, तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 74 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा शिष्टमंडल गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल के दौरान गठित नहीं किया गया था? तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें से डी वाला हो जाएगा, किर्क पैट्रिक वाला। अभी अभी हमने पीछे देखा है। किर्क पैट्रिक वाला जो है ये 1787 का है और ये समय कार्नवालिस का है। बाकी 1808 में एल्फिंस्टन गठित होता है लॉर्ड मिंटो के समय में, तो वो सब हमने देखा। इसके बाद 75वें को देखते हैं। कौन से शिष्टमंडल का गठन 19वीं शताब्दी में नहीं किया गया था? तो डेविड सेटान शिष्टमंडल जो है वो 1809 का है। किर्क वाला जो है वो 1787 का है। 1808 का है आपका एल्फिंस्टन, और डूरंट वाला जो है वो 1893 का है। तो उस आधार पे अगर देखें तो सी वाले को चुनते हैं। सी वाला जो है किर्क वो आपका 19वीं शताब्दी का नहीं, बाकी जितने हैं वो सब है। 76 को देख लीजिए। 76 में पूछा गया कि कालानुक्रम क्या होगा, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको व्यवस्थित करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। क्रम से इसको व्यवस्थित कीजिए और देखिए इसका डी वाला होगा। 1843 में बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। डी वाले को पहले चुन लेते हैं, ये पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ नहीं करना था। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है उसका गठन होता है 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1866 की। 77 को देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखिए तो ये पहला, तीसरा, दूसरा सिर्फ ये इसी को आगे पीछे करना था। पूना सार्वजनिक सभा का समय 1867 का है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है उसका समय 1885 का है। और 1884 का जो समय है ये मद्रास महाजन सभा का है। तो इसमें से आप चुने तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए वाला हो जाएगा। ए को हमने चुना और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। सिंगफोन्स विद्रोह जो है ये कब से मतलब कहाँ से शुरू किया गया था? इसकी जो जगह है वो आपको बतानी है और साथ में इसका नेतृत्व किसने किया था वो भी आपको बताना है।
तो ये सिंगफोन्स विद्रोह जो आप देख रहे हैं ये असम बर्मा की सीमा पर होता है। बर्मा यानी म्यांमार की बात हो रही है। और निरंगा फीदू नाम के नेता थे जो कि इसे लीड कर रहे थे। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। यहाँ हमने देखा 79वें प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हो और मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में होते हैं। कोली विद्रोह जो है वो सिलहट में होता है। संथाल वाला पश्चिमी घाट में होता है। और खासी विद्रोह जो है वो बिहार में होता है, राजमहल की पहाड़ियों में। तब झारखंड और बिहार एक थे। तो अब बताइए कि सही कौन सा है। 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए तो सिर्फ हो और मुंडा वाला ही ठीक है। बाकी जितने हैं, जैसे कोली विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट का है। मुंडा विद्रोह आप देख रहे हैं छोटा नागपुर। संथाल विद्रोह राजमहल हिल्स में होता है। खासी विद्रोह जो है वो गारो खासी जयंतिया वाला जो रेंज है वहाँ पे होता है, सिलहट। तो ये हमने देखा। इसके बाद 80वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है और किस आयोग की सिफारिश पर इसे पारित किया गया था, साथ में वो भी आपको बताना है। तो ये जो समय था ये लॉर्ड कर्जन का था, 1902 का समय था। और रैले आयोग की अनुशंसा होती है, रैले कमीशन की रिकमेंडेशन होती है और उसी के आधार पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया जाता है। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। 81 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 बता रहा है कि तीसरा दिल्ली दरबार, 3 ही दिल्ली दरबार आयोजित हुए हैं, तो जो तीसरा वाला है वो कौन से वायसराय के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था। और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे, ये किंग जॉर्ज पंचम वही बात है। तो जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है वो कब की, ये भी आपको साथ में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग का ये समय था जिस समय ये तीसरा वाला आयोजित किया जाता है। और 1911 में जॉर्ज पंचम की घोषणा होती है। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 को देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सिंहासन के पास चली जाती है और उसके बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति होने लगती है। तो बताइए ये कौन सा एक्ट था। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज काफ़ी सतर्क हो जाते हैं और आप देखें कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है इसके तहत बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं और भारत में क्राउन रूल शुरू हो जाता है। इसके बाद 83वें प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला इसमें से कौन सा है, मतलब गवर्नर या वायसराय की हैसियत से। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी। सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका है। और प्रश्न संख्या 83 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। इन सब में अगर देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है और ये कब से कब तक है, तो 1772 से लेकर 85। बाकी जितने हैं उनका कार्यकाल इनकी तुलना में कम है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। पुर्तगाली राजधानी ये कोचीन से गोवा स्थानांतरित हुई थी, तो किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। पहले कोचीन थी, बाद में गोवा कर दिया गया। तो ये समय था नीनो डी कुन्हा का। नीनो डी कुन्हा जो है ये गवर्नर बनकर आता है, पुर्तगाली गवर्नर, और वो गोवा राजधानी को ट्रांसफर कर देता है और वही उनकी शक्ति का केंद्र बन जाता है। 85वें प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, जरा बताइए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो चेम्सफोर्ड के समय में आता है। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो कर्जन के ज़माने का है। लिटन के समय में 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। और लॉर्ड मिंटो के समय में रॉलेट एक्ट या रॉलेट जो अधिनियम है वो पास होता है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या इसमें सही विकल्प जो सुमेलित है वही आपको खोजना है। तो प्रश्न संख्या 85 आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाला जो है ये बिल्कुल सही दिया है, कर्जन के समय में आता है। बाकी वर्नाक्यूलर वाला लिटन के समय में आता है। और परिषद अधिनियम आप जानते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आता है और चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पास होता है। तो इसे हमने देखा। इसके बाद 86 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मीर जाफर की मृत्यु होती है 1763 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, एक बंद कमरे में अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है, वो सब मारे जाते हैं दम घुटने से। ये सिराजुद्दौला का समय था। तो 1756 में ये हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में हुई थी। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से सिर्फ ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं मीर जाफर की मृत्यु वो 1765 में होती है, ठीक है, 1765 में होती है और यहाँ दिया है 1763, वही एकमात्र गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद आप 87वें प्रश्न को देखिए। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश के लिए 1924 में किस आयोग का गठन किया गया था और कौन से वायसराय के शासनकाल के दौरान इस आयोग का गठन किया गया था वो भी आपको बताना है। तो इसमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो बी वाला जो आंसर है आपका वो परफेक्ट होगा। लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश के लिए 1924 में ली कमीशन जो है वो गठित किया जाता है। लॉर्ड रीडिंग का समय था ये। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ली कमीशन और लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद 88वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन
1886 में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि के विचार के हेतु किया गया था, मतलब वृद्धि पर विचार करने हेतु किया गया था। तो इस आयोग का नाम आपको बताना है, और कौन से वायसराय के शासनकाल के दौरान इस आयोग का गठन किया गया था, वो वायसराय का नाम भी आपको साथ में बताना पड़ेगा। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार करने हेतु 1886 का ये समय था, ध्यान दीजिएगा 1886 का समय था, और एचिंसन नाम का एक कमीशन गठित किया जाता है, और लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय रहता है। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, और इसीलिए हम इसमें करेक्ट आंसर चुनेंगे सी वाले को। तो सी वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 89 देखिए, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैकोबिन क्लब ये आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में स्टैब्लिश होता है, टीपू सुल्तान इसके संस्थापक होते हैं। टीपू सुल्तान ये खुद भी उसमें सदस्यता हासिल करते हैं। 90वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? ये सिंपल क्वेश्चन है, और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? कोल विद्रोह की जो तारीख है वो इसमें ए वाला हो जाएगा, 1831 से लेकर 1832। बाकी 1855-56 वो संथाल विद्रोह की तारीख दे रखी है, तो 31-32 को हम चुन लेते हैं। ए वाले को चुना, ये ए वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 91 जो प्रश्न पूछा गया है, तेभागा किसान आंदोलन, अब ये बंगाल का है ये बता दिया गया, और ये किस प्रकार का आंदोलन है? तो किसान आंदोलन है, किसानों के द्वारा किया गया था तेभागा विद्रोह। अब इसमें किसानों की क्या मांग थी? तो विधानसभा में 1/3 सीटें ये मांग रहे थे, अकाल की क्षतिपूर्ति के लिए 1/3 जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना चाहते थे, बंगाल में महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहते थे, या फसल के हिस्से की कटौती आधे से बढ़कर 1/3 तक तय करवाने के इच्छुक थे, या इसमें से कुछ नहीं। तेभागा आंदोलन की क्या मांग थी वो आपको बताना है। इसमें से डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी विकल्प जो है वो किसी काम के नहीं है। ये 1946 की बात है, बंगाल प्रांतीय किसान सभा का ये सामूहिक संघर्ष था, और तेभागा की जो बाढ़ आयोग की सिफारिशें थी, आधे हिस्से की बजाय 2/3 की हिस्सेदारी वो मांग रहे थे, तो डी को चुना। इसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में कहा गया कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो CR फार्मूला बाद में आता है, वेवेल योजना बाद में आती है, अगस्त प्रस्ताव बाद में आता है, कि क्रिप्स मिशन बाद में आता है? सबसे बाद वाला कौन सा है? और 92 का जो राइट आंसर है, ध्यान से देखिए, 92 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी वाला जो है यानी वेवेल प्लान, ये सबसे बाद का है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त का है 1940 का, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है मार्च में, और CR फार्मूला जो है वो 1944 का है। वेवेल प्लान जो है वो सबसे बाद का है, 1945 का। इसके बाद 93वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि मित्र मेला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर और CR दास। अब इसमें आपको देखकर बताना है। फिलहाल इसका राइट आंसर सी होगा, ये विनायक दामोदर सावरकर के सौजन्य से स्थापित किया गया था, तो इसमें हम सी वाले को चुनते हैं, ये वाला है, सी वाला, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 94, अहोम विद्रोह के बारे में पूछा गया। इतना आपको बता दिया गया है कि यह 1828 का है, तो तारीख भी पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। नेता कौन थे वो आपको बताना है। तो इसमें गोमधर कुंवर, तारानाथ घोष, करम शाह, बुल्ले शाह ऐसे नाम दे रखे हैं, और राइट आंसर क्या होगा? गोमधर कुंवर। करम शाह जो है उन्होंने तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसमें से गोमधर कुंवर को आप चुनेंगे, ए वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। सैंडलर कमीशन के बारे में कुछ कथन दिए, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो सैंडलर कमीशन का संबंध शिक्षा से था। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया था, और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ये 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चुनकर बताना है। तो देखिए इसमें सभी नहीं सही हो सकते, 3 स्टेटमेंट है, सब नहीं सही होंगे, और इसमें सिर्फ पहला दूसरा ही ठीक दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। इसके अध्यक्ष जो थे वो खुद सैंडलर थे। वैसे भी देखिए आप, अध्यक्ष के नाम पे ही कमीशन का नाम होता है, तो इसमें आप ऐसे भी गेस कर सकते थे कि जब सैंडलर कमीशन नाम है तो मैकाले इसके अध्यक्ष कहाँ से हो जाएंगे? ये डॉक्टर M.E. सैंडलर थे, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, और उनको इस कमीशन का हेड बनाया गया था। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 96 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि गलत सुमेलित जो चीज़ है वो बताइए। तो समाचार पत्र और प्रकाशक का नाम दिया है। यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी, स्वदेश वाहिनी के थे रामकृष्ण पिल्लई, पायनियर के थे TM नायर, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है उसके फिरोज शाह मेहता। तो इसमें आप देखकर बताइए, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, हमें चुनना है गलत, और गलत इसका यही वाला है। पायनियर के संपादक कौन? तो जॉर्ज एलन, प्रकाशक इसके जॉर्ज एलन थे। इसके बाद 97 को देखिए, मुगल बादशाह अकबर सेकेंड, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और साथ ही अपने दूत के रूप में 1830 में किसके दरबार में भेजा, और क्यों भेजा? तो पेंशन बढ़वाने के लिए। जो पेंशन इन्हें प्राप्त होती थी वो इनके ऐशो आराम के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। अंग्रेजों ने एक सीमित राशि बांध दी थी कि आपको इतना ही मिलेगा और आपका राज्य जो है वो मेरा है। तो मुगल बादशाह जो कि ऐश आराम के शौकीन थे और मतलब शानो शौकत से जीवन बिताते थे, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई थी।
तो उन्होंने सिफारिश के लिए भेजा कि पेंशन बढ़ा दी जाए मेरी। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, किसके दरबार में भेजा गया था? 97 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये सम्राट विलियम फोर्थ थे, ठीक है, विलियम फोर्थ थे, जिनके समय में यहाँ आप देख रहे हैं इंग्लैंड के राजा थे, और इन्हीं के समय में 1830 में इनके दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा जाता है। इसके बाद 98 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में होता है। कुल कितने कैंडिडेट, कितने रिप्रेजेंटेटिव इसमें हिस्सा लेते हैं, बस संख्या आपको बतानी है। तो कुल मिलाकर जो संख्या रहती है वो 72 प्रतिभागियों की रहती है, ये प्रचलित है। 72 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। बाकी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं, वो आप जानते हैं। इसके बाद 99 को आप देख रहे हैं। नरमपंथी नेता कौन सा इसमें से नहीं है? दिनशा वाचा नहीं है, व्योमेश नहीं है, या फिर लाजपत राय नहीं है, या अरविंद घोष नहीं है। नरमपंथी कौन नहीं है? तो अब इसमें आप देखें एक से ज़्यादा वाले ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, तो हम ई को चुन लेते हैं सबसे पहले। और देखिए नरमपंथी नेता में दिनशा वाचा का नाम आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है। उग्रपंथी जो है उसमें लाल बाल पाल तो ही है, अरविंद घोष का भी नाम आता है। तो ई को चुन लिया फिलहाल। और 100 को देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है कि मैडम बीकाजी कामा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आप बताइए कि सही कौन सा है। तो ये पारसी माता पिता की संतान थी और पेरिस इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी की ये पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही। ई वाले ऑप्शन में इसमें वो सभी सही वाला नहीं दिया है, बल्कि डी वाले में दे दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है और हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। तो ये सारे जो यहाँ कथन दे रखे हैं ना, सबसे अलग अलग प्रश्न बनने की भी संभावना दिखाई देती है, तो आप इन्हें एक जानकारी के तौर पर ले सकते हैं। तो इस मॉक में इतना ही, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।